इधर ध्यान देना बच्चों। क्या होता है CSCET में जनरली जो आपके सिलेबस में होता है उतना नहीं पूछते। मैं आपको अभी से आदत क्यों डाल रहा हूँ बाहर के कुछ क्वेश्चंस की। कभी कभी क्या होगा CSCET में कुछ कुछ क्वेश्चंस बाहर के आ जाएंगे, डेफिनेटली आते हैं, वो तो हर एग्जाम में आते हैं। आज तक ये हिस्ट्री है कि 20 to 30% क्वेश्चंस विल आस्क फ्रॉम द अदर सिलेबस। तो मैं आपको ये क्वेश्चंस क्यों डालता हूँ सिलेबस में, क्योंकि आपको आदत हो जाए कि ऐसे क्वेश्चंस आए तो क्या करने का। देखो मेरी बुक या इंस्टीट्यूट का सिलेबस सेम है, इससे बाहर भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपने ये मत इमेजिन करना कि सर आपने तो हमने ये पढ़ा ही नहीं था, आपने ये क्वेश्चन डाला कैसे आपने। आप मुझे बोल सकते हो यहाँ पे इंस्टीट्यूट के एग्जाम पे टाइम किसको बोलोगे आप, अब ये तो सर ने पढ़ा है, ये तो सिलेबस में था ही नहीं, ये कैसे क्वेश्चन पूछा। वहां पे कुछ नहीं है। इसे मैं आपको आदत डाल के देगा कि जितना पढ़ते हो उतना मत पढ़ो CSCET में अगर अच्छा स्कोर लाना है तो, और एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है। जो मैं क्वेश्चन देता हूँ वो भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर गलत हो जाते हो तो उसको आंसर सीख के आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बाहर के। मैं आदत डाल रहा हूँ आपको हर हर सब्जेक्ट में। मैं एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा सिर्फ मेरे, हर सब्जेक्ट में कम से कम मतलब 50 मार्क में से 5 से 10 क्वेश्चन बाहर से ही आएंगे जो मुझे भी नहीं पता। CSCET का ये ड्रॉबैक है। जब 5 to 10 क्वेश्चंस, क्योंकि भाई जितने भी पास हुए अभी वाले स्टूडेंट सबको 130, 135, 140, 173 ये मार्क्स आए। 110, 115, 100 ये मार्क्स क्यों आए उनको, क्योंकि मैंने उनको पहले से आदत डाली कि भाई साहब तुम डिपेंड मत करना। 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द ईच सब्जेक्ट, मतलब 4 सब्जेक्ट के कितने हो गए, 40 क्वेश्चंस विल आस्क फ्रॉम द अदर सिलेबस, बट you have the 40 marks na in your hand. Focus on that instead of focusing on 10 marks which is not covered from the syllabus. तो आप इतना वरी क्यों हो गए कि जो सिलेबस में है नहीं उसके बारे में सोचने का। अगर क्वेश्चन में डालते होंगे टेस्ट में तो उसके लिए आपके पास कोई जगह नहीं मेरे को बोलने के लिए क्या सर आपने नहीं डाला था हमको कैसे पता। नहीं, ये मुझे बोलने का इसलिए आज की बात। अगर आप मुझे बोल सकते हो तो इंस्टीट्यूट के जाके बोलने का, फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे तब मुझे नहीं बोलने का। फिर ये इंस्टीट्यूट का ही पैटर्न है, मैं उनको भी पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ कि 1-2 क्वेश्चन बाहर के डालने के, क्योंकि आपको आदत हो जाए उस चीज़ की। नहीं तो इतना हर्ट हो जाओ कि आप एग्जाम में, जैसे ये बच्चे हुए थे क्या सो सिलेबस में से 20 तो क्वेश्चन आई नहीं है सर, ऐसा नहीं है, इतना हर्ट हुआ उनको। पास हुए बट हर्ट होता है ना, फिर मैं पहले वो आदत वैसे डाल दो। चलो आज श्रावण का पहला दिन है ना, श्रावण सोमवार, आप सबको फास्ट होगा आज। यस, मुझे भी हमेशा से हर वनडे रहता है। चलो तो मेरे पता नहीं, मेरी जिंदगी में मेरे को फर्स्ट टाइम इतना जुकाम मेरे को कभी नहीं हुआ आज तक, बचपन से आज तक कभी नहीं जुकाम हुआ। मैं इतना मेंटेन बताऊँ, मुझे ये सब चीजें में कभी हॉस्पिटल या टैबलेट में कभी मैं इनसे नाता नहीं था, मैं कभी नहीं। आज तक मैं इतना भागा हूँ जिंदगी में, मेरे को कभी ऐसे जुकाम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ चीजें। फर्स्ट टाइम हुआ तो सारा ज्यादा नहीं, 3-4 दिन हुए, ऐसे आंखों से पानी आता पढ़ाते पढ़ाते, पता है कब, पता है 3-4 दिनों में बहुत मेरे को परेशानी हो गई। नहीं तो मेरे को जिंदगी में कभी आज तक ये इनसे कभी बीमारी नहीं हुई। तब डॉक्टर नहीं थे तो कुछ नहीं होता था, अब डॉक्टर न साथ है तो और कुछ होगा ऐसा गया। पता नहीं क्या है जिंदगी में। चलो तो लॉ का कहा थे अपन, आज के आज आपका पेपर चेक हो जाएगा और मार्क्स भी ग्रुप में आ जाएंगे। 191 तो फिर सैटरडे को लेक्चर हुआ क्या मैम का? क्यों? तो आने को लेट हुआ मैम का? ठीक है मैं बोलता हूँ तो। चलो पेज नंबर 191। अपन कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? टॉट हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, टॉट हुआ, फिर कौन सा कंपनी का भी हुआ, फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ना सबसे मेन चैप्टर स्टार्ट करते, मतलब इस वीक में कंटिन्यूस आपका हो जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन। सो बाय 30th August योर सिलेबस विल बी एंड फ्रॉम माय साइड। ठीक है, लॉ प्लस इको प्लस करंट अफेयर्स। दिस फ्राइडे एंड सैटरडे विल कवर करंट अफेयर्स। ठीक है, ये फ्राइडे सैटरडे 2 दिन अपन करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं विथ MCQ। कैसे उसको याद करना है मैं आपको 2 दिन बताऊंगा, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, चलो तो आपका 30 अगस्त तक मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। 8 में कब है आपका? तो आपके पास कब है? हाँ, तो आपके पास कितने दिन बचे? सितंबर एंड अक्टूबर में 2 महीना आपको एडवांस देगा पढ़ने के लिए।
लगा तो अक्टूबर में लास्ट 10 दिन मैं मैराथन लूंगा, जिसमें आपका पूरा सिलेबस वापस से मैं रिवाइज करके दूंगा। मैराथन बैच 2 दिन सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट की 2 दिन इको, 2 दिन लॉ, एक दिन करंट अफेयर्स, ऐसे 5 दिन की मैराथन करूंगा मैं। पहले क्या करूंगा मैं, 31 अगस्त तक सिलेबस खत्म होगा। 31 अगस्त से लेके फिर आप सितंबर या अक्टूबर 15 तक पढ़ाई कर लो, पूरा रिवाइज कर लो घर बैठे बैठे 45 डेज में। यहाँ के बैठना तो यहाँ के पढ़ाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लाइब्रेरी में सामने वाली लाइब्रेरी ऐसे यूज कर सकते हो आप, यहाँ के पढ़ना तो यहाँ के पढ़ो। 45 डेज जैसे ही खत्म हो जाएंगे फिर इमीडिएट अपन मैराथन लेंगे। उसमें क्या होगा पता आपको, बेनिफिट होगा कि मैंने घर पे क्या पढ़ा, मुझे क्या दिक्कत आई, तो आप अंडरलाइन करके रखना कि सर मुझे इसमें दिक्कत आई, मुझे इसमें ये डाउट है, मुझे भी इसमें डाउट है, तो आप वो पूछ लेना तब मैराथन बैच में। तो आपको क्या है ना, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या 2 बार पढ़ूंगा आपको, सितंबर में वापस सिलेबस स्टार्ट करूंगा वापस पढ़ाने की। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको पहले रिवाइज करना पड़ेगा सब चीजें। और उसमें कुछ डाउट्स है तो वापस मैं लेने ही वाला हूँ सेकंड टाइम। मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था मैं सेकंड टाइम पढ़ाऊंगा, बट पहले आप एक बार पढ़ो फिर मैं सेकंड टाइम पढ़ाऊंगा। तो जितना भी हुआ है सब रिवाइज करके दूंगा, जहाँ पे डाउट से टिक मार्क करते जाओ, जब भी आप रिविजन करोगे तो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, और फिर एमसीक्यू सॉल्व कर देंगे। फिर मॉक टेस्ट है अपने पास, पूरी प्रोसेस करके रखी मैंने, कोई टेंशन नहीं है। तो अपने पास मॉक टेस्ट भी 3 मॉक टेस्ट है, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 31 अगस्त तक मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही लॉ खत्म हो जाएगा इस वीक में, फिर अपने इकोनॉमिक्स बचेगा एंड करंट अफेयर्स बचेगा। ये सिलेबस बहुत छोटा है आपका, बट लगता है छोटा, जब घर पढ़ते हो तब लगता है बहुत बड़ा सिलेबस है। आई नो दैट, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो आज अपन शुरुआत करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अभी इस वीक में अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाता है ना, तो लास्ट के जो क्वेश्चन बचे थे ना, अपन ने लास्ट टाइम सॉल्व किए थे, देखो पैसेज वाइज फैक्ट्स, वो आगे सॉल्व कर देंगे जितने भी बचे थे। अपन ने लास्ट टाइम कुछ कुछ सॉल्व किए थे ना कॉन्ट्रैक्ट के, तो बाकी अपन डॉट बिट सब सॉल्व कर देंगे। मतलब मूड ही अपन ने पूरा खत्म कर दिया। फिर चलो, फिर मे भी आपका लॉ खत्म होने के बाद लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट होगा सर का 25 मार्क का। फिर अपन ईगो एंड करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे। मैं आपको सब याद करके दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज देखो ये क्या है, देखो ध्यान दो, कॉन्स्टिट्यूशन आज अपन पढ़ने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अभी जनरली आपको पता है, ये आंखें चमक रहा है क्या, वो ऐसा क्यों चमक रहा है? शायद वो वाला फर्स्ट वाला पर्दा ओपन है इसकी वजह से, मे भी ऐसा हो सकता है, उसकी वजह से शायद लाइट आ गई होगी। हाँ इधर आओ, इधर। थैंक यू सो मच श्रावणी, तुम्हारे दिन है अभी श्रावणी, श्रावण महीना। तेरा बर्थडे भी श्रावण में है क्या? हाँ तो मुझे याद नहीं रहता ना बे, सॉरी। ध्यान दो, चलो। And one more good news is on Thursday I'm opening my farm. So Thursday को मेरा लॉन्च करूँ मैं प्रोडक्ट मार्केट में, बहुत मेहनत के बाद। तो थर्सडे में नहीं आने वाला, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अब इनको भी इन्फॉर्म, तब मैं टेस्ट रखूँगा अपना। होगा इको का चैप्टर हुआ था ना शायद, टॉट टॉट एंड कंपनी का, दोनों का टेस्ट 2 घंटे का, 100 क्वेश्चन देता हूँ, 50 टॉट 50 कंपनी का। हाँ तुमको टेस्ट, पार्टी में मैं बेस्ट। तो अगर सुबह सुबह आप आके क्यों टाइम वेस्ट करो, आपका देखो टेस्ट भी हो जाएगा, तो एक टॉट एंड लॉ कंपनी लॉ भी खत्म हो जाएगा, दोनों की मैंने टेस्ट किया। सुबह से थोड़ी पार्टी करते हैं ऐसी फार्म, और मैं आने वाले खुद ही पार्टी करेंगे। तो उधर आ जाओ, आपको सिटी में आने टाइम मिला तो यू कैन विजिट माई फार्म, वी विल गिव सम वेरी टेस्टी प्रोडक्ट टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट चार्जिंग सिंगल रुपीज फॉर द फर्स्ट डे। हाँ यस, तुम्हारे अलग से एक घर का ही बिठा दो वहाँ पे, CSET बैच, उसको बुफे डिनर कैसे लगता है, वो बुफे डिनर CSET बैच। हाँ हाँ, उसको बोलता हमेशा फ्री रहना, और तू जॉब पे हमेशा एक दिन ही आना महीने में, उस लड़के को बोलता। नहीं अगर आप कभी मेरा वो मेरे पास 3 ऑप्शन है। एक आपका ड्राई फ्रूट, गरम ड्राई फ्रूट मसाला दूध, नॉर्मल मसाला दूध, एंड तीसरा था हल्दी का मसाला दूध। तो आप अगर ड्राई फ्रूट, हाँ
अगर आप मैं ड्राई फ्रूट मसाला दूध पियोगे ना, बोलोगे सर यार बेहतरीन, मतलब क्या सर आपने पिला दी, इतनी मजा आती है उसके ऊपर मस्त। और कुल्हड़ में दूंगा मस्त ऐसा डाल के, उसमें इतना काजू बादाम, इतना मस्त टेस्टी, और ठंडी लग रही है, इतना गर्म वाफ आती है उसमें से, इतना मस्त लगता है पीने में, वाह क्या बताऊं। क्या? हाँ मुझे भेज दो कहीं जाके। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स ओनली आई डिड दिस। अगर स्टूडेंट्स मेरी जिंदगी में नहीं होते तो मैं नहीं कर पाता, बिकॉज उनकी वजह से मेरा पैसा मेरे पास आया है। तो जितने भी पहले ओल्ड स्टूडेंट है, जितने भी अभी न्यू स्टूडेंट है, बिकॉज ऑफ यू आई डिड दिस। तो ये मेरा फर्स्ट ब्रांच है, एंड वेरी सुन आई एम लॉन्चिंग द सेकंड ब्रांच एज वेल। वी ऑलरेडी डिसाइडेड एंड वी ऑलरेडी बाय द प्रॉपर्टी, ऑलरेडी हमने सेकंड शॉप भी खरीद लिया है, तो जहाँ पे सेकंड फार्म ओपन होने वाला है सियागढ़ रोड पे ही। तो वेरी सुन मेरा टारगेट है दिस मंथ या दिस मंथ के अगस्त या अगस्त या सितंबर तक मेरा है कि आई विल क्रॉस 100 लीटर, और जैसे जाऊँगा दिस ईयर मेरा 1000 लीटर का एक्सपेंशन है। लेट्स सी, होप करे भगवान, बहुत मेहनत करने वाला हूँ। अब भी मेहनत करा, जिंदगी में बहुत कुछ मिल जाता है, देने वाला बहुत है, मेहनत करने वाले चाहिए। चलो ध्यान दो। अभी पता आपको शुरुआत कैसी हुई? मैंने उसको बोला, जो ओनर था ना, मैंने उसको बोला कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे चाहिए, तो उन्होंने बोला आप क्या करते हो? उन्होंने कहा CSO MBA BBA। आप इतने कॉलेज फेलो दूध बेचोगे? कभी कभी स्टार्टिंग में ना आपको स्ट्रगल बहुत होता है, ऐसा लगता है कि क्या है दूध बेचूं, मतलब क्या छोटा काम है क्या? दूध बेचना मतलब क्या छोटा काम होता है क्या? अरे तुम्हारे दिन की शुरुआत दूध की वजह से हुई है, याद रखना। तो तुम इसको छोटा कहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा एक दिन, वो उस ओनर को बताऊंगा, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अभी शुरुआत छोटी है बट इसका सक्सेस बड़ा होगा। आप भी ऐसे करना, CS पास होने के बाद कुछ बड़ा करना लाइफ में। अगर कुछ नहीं बड़ा करने के या आइडिया भी आपके पास आ गई तो मेरे पास आ जाना, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अपन मिल के स्टार्ट करेंगे। चलो, विथ पैसा, विथ मनी, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्यान दो इधर नहीं गए। अभी देखो, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है CSET में, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी आपको बचपन में एक कविता थी, कविता नहीं क्या बोलते उसको, प्रतिज्ञा, भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहे, एक दोन सोडून, वो क्या था? प्लेस था वो। हाँ, आपको पता है सारे भारतीय माझे बांधव एक दोन सोडून फक्त, तर तुमको समझा विधि का? हाँ, इस इंडिया में मेरे सब भाई बहन है एक्सेप्ट 2। हाँ, एक्सेप्ट 2। ऐसे ध्यान दो। तो अभी हाँ, हाँ तो एक ऑप्शन है, ठीक, ध्यान दो। अभी आपको पता है अपना इंडिया इंडिपेंडेंस कब हुआ? 1947। तो उसके बाद 1949 26 नवंबर 1949 को अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, जिस दिन अपन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन को मराठी में क्या बोलते हैं? संविधान। अच्छा, और ये प्रियम्बल क्या होता है? इधर ध्यान दो, ये प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल इज अ बेस जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बना है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर बनाना है तो ये प्रियम्बल को देखना पड़ता है। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन नथिंग। तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? यस, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बेसिस पे आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। अब इसमें लिखा गया प्रियम्बल में, देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, म्हणजे आम्ही सगळे, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, sovereign का मतलब, sovereign मतलब ये क्या? sovereign का मतलब होता है फ्रीडम। sovereign, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब होता है ऑल द पीपल्स, सब आएंगे इसमें। सेक्युलर, सेक्युलर मतलब डज नॉट बिलोंग टू एनी सिंगल कास्ट। सेक्युलर का मतलब होता है ऑल द कास्ट। डेमोक्रेटिक मतलब क्या पे? पहले अडॉप्ट करेंगे फिर फोर्स। पहले कपड़े पहनते हैं, फोटो निकालते हैं, पहले फोटो निकालते बाद में कपड़े पहनते हैं। पहले अडॉप्ट करेंगे फिर उसको एनफोर्स करेंगे, यस और नो?
कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करेंगे, अडॉप्ट किया फिर उसको एनफोर्स करेंगे। पहले एक्ट आता है फिर ऑफिस आता है, वैसे ही पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करेंगे फिर एनफोर्स करेंगे। एनफोर्स कब किया था? 26 एनफोर्स गए 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स किया था। ये डेट को कंफ्यूजन मत करना। चलो तो ये वर्ड याद रखना, सोविजियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये 5 वर्ड्स को याद रखना, एग्जाम में कभी भी पूछ सकते हैं। प्रीएम्बल में क्या किया? फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पेज ही छोड़ दिया आप लोगों ने। प्रीएम्बल, सोविजियन और सीक्वेंस ऐसे याद रखना, सोविजियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये 5 वर्ड्स को इसी लाइन में याद रखने का। ये इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे सब लोग रहते हैं, सब कास्ट के लोग रहते हैं, इसकी वजह से सोशल पहले याद रखना, सोविजियन फ्रीडम, फ्रीडम में फिर सोशल याद रखना, फिर सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। चलो इस इंडिया में आपको जस्टिस मिलता है। जस्टिस कौन सा मिलता है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये तीनों ही आपको जस्टिस मिलता है। जस्टिस मतलब न्याय। इकोनॉमिक्स में आपको कुछ, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में आपको कुछ डिस्प्यूट है या कुछ हो गया है तो आपको उसमें भी न्याय मिलता है। सोशल है, पॉलिटिकल है, यहाँ पे भी आपको जस्टिस मिलता है। एग्जाम में पूछते हैं तो जस्टिस कौन से 3 वर्ड है? तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल याद रखना। नेक्स्ट आपको दिया लिबर्टी। लिबर्टी किसकी दी है? लिबर्टी मतलब फ्रीडम दिया आपको। किसका? एक्सप्रेशन, बिलीफ। एक्सप्रेशन मतलब अंडर आर्टिकल 19 में लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप इंडिया में कुछ भी बोल सकते हो अंडर आर्टिकल 19। बिलीफ मतलब आप कौन से भी भगवान को मान सकते हो, आपका बिलीफ है। मैं क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख भाई सब किसी का भी मान सकते हो, ये मेरे अंदर है। दैट इज बिलीफ। फेथ, फेथ एंड वर्शिप क्या होता है? आप किसी भी भगवान की प्रार्थना कर सकते हो इंडिया में। इट इज नॉट नेसेसरी आपको तो हिंदू मुस्लिम इस दरगाह में जाता है, मुस्लिम दरगाह वाला हिंदू के इसमें भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये होता है फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। नेक्स्ट होता है इक्वालिटी। इंडिया में देखा जाए तो इक्वालिटी ट्रीट किया जाता है अंडर आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी। इंडिया में सब लोग इक्वल है। मैं भले सीएस हूं बट आप और मैं इक्वल है। लॉ के सामने सब इक्वल है, कोई अभाव नहीं होता। फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी मतलब यहाँ पे सबको जीवन जीने का अधिकार उनके हिसाब से। अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ ना, आर्टिकल उसके नीचे लिखना, जैसे इक्वालिटी के बाजू में लिखने का आर्टिकल 14, लिबर्टी के बाजू में लिखने का आर्टिकल 19, फ्रैटर्निटी के बाजू में लिखने का आर्टिकल 21। ठीक है, आप कहते हो तो हम रुक गए। यस, यावेळी स्वामीने तो त्या दिवशी जागा उशीर झाला घरी. हा पप्पा आलेच नाही म्हणून मी बघतो. मी तेजस्वीने का फोन केलता, तेजस्वी वेदिका फोन केलता मैं. इसका बहुत बिजी रहता है बहुत टाइम से, मगर ये भी शायद किधर तो बिजी होगी शायद मे भी. अब किसके पापा से, किसके पापा से? अच्छा, we always have two papa in our life. First is our original and second is चलो ऐक देवा कसं रे ही बॅच. क्या? बस बस मैडम बस, उगाओगी क्या आज? बस अभी ध्यान दो इधर सब लोग. पेज नंबर पे यहाँ पे आओ. इधर ध्यान दो. पहले ना जो पेज नंबर है आपका, जो यहाँ पे हेडिंग है देखो, ये फेडरल एंड यूनिटरी, इस पे आ जाओ. अभी ध्यान दो, मिला आपको? फेडरल एंड यूनिटरी के ऊपर एक वर्ड है देखो, द वर्ल्ड सोशलिस्ट. देखा आपको? द वर्ल्ड सोशलिस्ट मिला क्या? हाँ, अभी तो ध्यान दो. ध्यान दे दो. प्रियम्बल में 5 वर्ड्स थे. प्रियम्बल में कौन से 5 वर्ड थे? सोविजियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. इसमें ना सोशलिस्ट जो वर्ड था ना बाद में ऐड कर दिया, पहले नहीं था इसमें. स्टार्टिंग जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना उसमें सोशलिस्ट वर्ड नहीं था. अब याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चीजें ऐड करनी होगी ना तो अमेंडमेंट करना पड़ता है. कॉन्स्टिट्यूशन मतलब चेंज करना पड़ता है.
तो इसलिए उसका नंबर्स होता है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट, फोर्थ, ऐसे काउंट किया जाता है हर अमेंडमेंट को। तो जब सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया ना उसमें, ये 42nd अमेंडमेंट थी। कौन सी अमेंडमेंट थी? 42nd। तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोशलिस्ट वर्ड ऐड करने की कौन सी अमेंडमेंट थी, तो आपको एबीसीडी में ऑप्शन देंगे। तो 42nd ध्यान रखना, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, चलो नीचे ध्यान दो। फेडरल एंड यूनिटरी का डिफरेंस क्या है, इधर ध्यान देना। वर्ल्ड अभी नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, इधर ध्यान दो सब लोग बच्चों, ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर। एक आपका फेडरल, एक आपका यूनिटरी। 42 42nd सावडी तू ओटीला फक्त एक काम करतेस का? बरं घे पे घे तू फक्त वरचा एक दोन वरचे बटन म्हणून एक बटन बंद कर दे फॅनचं. थँक्यू सो मच. तू खूप पुण्य लागेल तुझ्या आयुष्यामध्ये लग्न लवकर. इकडचा वरचा एकदम एकदम वरती बटन द्यायचं. हा वॉयच्या मध्ये बघ ना चिक. हा थँक्यू सो मच. माझ्या आयुष्यात पुण्य तुला भेटू दे, तुझ्या आयुष्यात पैसे मला भेटू. चल हाँ धन्यवाद. अभी ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना बच्चों का, सब लोग. फेडरल एंड यूनिटरी में डिफरेंस क्या होता है? मैं आज फास्ट होके भी पढ़ रहा हूँ, बहुत पुण्य का काम करो, मैं सत्य है. सुनो सुनो ध्यान दो. इंडिया में दो गवर्नमेंट है. इंडिया दो गवर्नमेंट है, सबको पता है कौन सी दो गवर्नमेंट है? एक है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट. दोनों के पास पावर दी है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो इस फीचर्स को अपन कहेंगे फेडरल. फेडरल का मतलब फ्रीडम, दोनों को फ्रीडम है, स्टेट एंड सेंटर को. मुझे एक बात बताओ, कुछ कुछ ऐसी अथॉरिटीज होती है जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इस फीचर्स को अपन क्या कहेंगे? यूनिटरी. यूनिटरी का मतलब होता है सिंगल राजा, एक इच किंग, एक किंग. यहाँ पे क्या है? वन किंग है. इसे मोनेटर, इसको आप ये भी कहते हो ना, वो मोनोपोली मार्केट, इसको मोनोपोली कह सकते हैं. और इसे ड्यूपोली भी कह सकते हैं आप. इसमें दो लोग होते हैं, इसमें वन किंग होता है यूनिटरी में, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहेगा वो कर सकता है. बट फेडरल में दो लोग होते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट में. तो अपने इंडिया में देखा जाए तो कहते हैं कि इंडिया क्या है? फेडरल है या यूनिटरी है? आपको क्या लगता है अपने इंडिया में? अपना इंडिया क्या है? फेडरल है मतलब फ्रीडम है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, या यूनिटरी है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है इंडिया के ऊपर? नहीं भाई साहब. आपको पता है इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया के लिए की. तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल. तो कुछ कुछ चीजें पे यूनिटरी है, मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है हाईएस्ट. कुछ कुछ जगह पे दोनों है, तो ऐसे कहते हैं कॉसी फेडरल. कॉसी फेडरल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यूनिटरी एंड फेडरल. इन दोनों का कॉम्बिनेशन अपना इंडिया. तो यहां पे लिखना इंडिया इज अ कॉसी फेडरल. और ये कौन से केस में बताया था? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से केस में फेडरल एंड यूनिटरी को डिफाइन किया था इंडिया के बारे में. तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये केस लॉ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है. ये क्वेश्चन नहीं आया तो मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा कहने के लिए. चलो ये कितनी मस्त बॉटल है, 2 लीटर की बॉटल होगी शायद, बहुत दिन से ही पड़ी ना. किसकी है? कोई है कि नहीं उसको पाकिस्तान? मेरे को ऐसा कभी कुछ चीजें अच्छी लगती है वो पड़ी रहती है, तो आई अज्यूम दैट एज इंडियन सिटीजन इट्स माय प्रॉपर्टी. चल हो गया आपका फेडरल एंड यूनिटरी. तो फेडरल यूनिटरी क्या है इंडिया? इसमें से कॉसी फेडरल है. और ये कॉसी फेडरल कौन से केस में बताया था? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला.
ये केस हुआ याद रखना हमेशा, एग्जाम में बहुत बार पूछी जा सकता है। चलो अभी इसमें कुछ फीचर्स दिए देखो। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब दो गवर्नमेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है मतलब सब में पावर है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे ना ही सेंट्रल है ना ही स्टेट है, सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है सबसे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियरी को कोई पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट नहीं करता, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता। अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटर्न में है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। एंड लास्ट में इट इज अ रिजिड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है पता है? पार्लियामेंट का सेशन करना पड़ता है, उसमें सब लोग आते हैं, वोटिंग होता है, फिर अमेंडमेंट होता है। ये याद रखना। वेदिका एंड तेजस्वी ध्यान देना, बाकी चीजें डिस्कस मत करो। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरल इंडिया? तो याद रखना, ड्यूअल गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, सुप्रीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। It is a rigid process to amend the constitution. That are the features which define our India is a federal. मतलब फ्रीडम इंडिया को। यहाँ पे सेंटर के बारे में कुछ भी नहीं कहा, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सेंटर नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न में है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना तो बहुत लंबी प्रोसेस है, रिजिड प्रोसेस है। यहाँ पे दो गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में पावर्स है, तो ये फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट का होता है। याद रखना, एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल का मतलब होता है फ्रीडम। इंडिया में दो गवर्नमेंट है, उनको फ्रीडम है। तो यहाँ पे किसी सेंटर को सुप्रीम नहीं कहा है, स्टेट को भी सुप्रीम नहीं कहा है। सुप्रीम किसको कहा है? कॉन्स्टिट्यूशन को। यहाँ पे सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। दैट आर द फीचर्स। यूनिटरी में इसके अपोजिट होगा, सुप्रीम इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको यूनिटरी आप कहोगे। यूनिटरी का मतलब वो सिंगल इंसान, सबसे अकेला, सबसे बेस्ट है, ही इज द किंग। चलो ध्यान देते। अब आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो अपन पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम ये पूछते हैं, देखो आपकी इक्वालिटी के जो राइट्स है फंडामेंटल, वो कौन सा? राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 टू 18। अभी उसके बाद राइट टू फ्रीडम है 19 टू 22। अपनी डिटेल में आगे पढ़ने वाले। चलो एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ये सब ऑनलाइन में रिकॉर्ड हो रहा है, क्या बताऊं मैं। हाँ, इधर हम दो। पहले राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 में था। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट था ना, आर्टिकल 31, ये क्या होता है ध्यान दो। पहले क्या हुआ करता था पता है क्या? अपनी जो प्रॉपर्टी वो अपनी होती थी, दैट इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31। वेदिका तेजस्वी ध्यान देना सब लोग। आर्टिकल 31 ये कहता था, 31, कि आपकी जो प्रॉपर्टी वो आपकी प्रॉपर्टी है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। और जब फंडामेंटल राइट्स जब भी वायलेट होते हैं ना, ब्रेक होते हैं ना, आप सीधा जाते हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, सीधा जा सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आपके बहुत स्ट्रांग है। फंडामेंटल राइट्स अगर कभी वायलेट भी हुए ना जिंदगी में आपके, तो आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, इतना बड़ा अधिकार आपको है। तो पहले क्या हुआ करता था कि आर्टिकल 31 में ये लिखा था कि जो प्रॉपर्टी वो आपकी है, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता उसमें। तेजस्वी, जो आपकी प्रॉपर्टी है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, ऐसा आर्टिकल 31 में पहले लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या होता था कि किसी ने म्युनिसिपल टैक्सेस पे नहीं किया, पानी पट्टी नहीं पे की, घर पट्टी पे नहीं की, टैक्स पे नहीं किया, तो जब गवर्नमेंट अधिकारी आते थे ना, तो वो प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा सकते थे, क्योंकि वो आपका फंडामेंटल राइट था कि आपके प्रॉपर्टी में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता था। तो फिर गवर्नमेंट को बहुत दिक्कत आने लगी, बहुत सारे लोग पैसे नहीं भरते थे म्युनिसिपल टैक्स, और आप तो प्रॉपर्टी में जा नहीं सकते उनके, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है, और ये वायलेट हुआ तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, 31 को डिलीट कर दिया राइट्स को, और आपका जो प्रॉपर्टी राइट, जो फंडामेंटल राइट था ना, उसको लीगल राइट बना दिया। लीगल राइट का मतलब होता है आप उसको ब्रेक कर सकते हो। तो उस दिन लीगल राइट जब ये कन्वर्ट हो गया, तो अभी ऑफिसर्स आपके घर को सील करके जा सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया, म्युनिसिपल टैक्स पे नहीं किया, तो आपकी प्रॉपर्टी को ताला लगा के वो जा सकते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि पहले आपका 31 में फंडामेंटल राइट्स था, उसको कन्वर्ट करके उन्होंने लीगल राइट्स बना दिया। जब भी लीगल राइट्स होता ना, दे मे बी वायलेट, वो वायलेट भी हो सकता है, ब्रेक भी हो सकता है। ये क्यों हुआ था? तो यार ना 44th अमेंडमेंट हुई थी। क्या हुई थी? 44th अमेंडमेंट याद रखना, आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी। एग्जाम में कभी पूछ सकते हैं, हुआ क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ,
अभी सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेट। यहाँ पे सबके डाउट क्लियर हो गए? किसी को कुछ डाउट है? पक्का? ध्यान दो इधर सब लोग। तो आर्टिकल 31 स्वामीनी काय होतं? हेडिंग काय होतं 31चं? इकडे बघून, माझ्याकडे बघून का, खाली नाही. आर्टिकल 31 काय होतं वेदिका? प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी होता, उसको डिलीट कर दिया. कौन से अमेंडमेंट से? 44. और अभी वो कौन सा राइट होगा? लीगल राइट्स. पहले फंडामेंटल राइट्स था, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है. फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है जिसको कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता. अगर कोई इंटरफेयर कर दिया गलती से तो आप सीधा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. बट जब लीगल राइट बन जाता है आपका राइट, तो आप इजीली उसको ब्रेक कर सकते हो. चलो अभी पढ़ेंगे स्टेट. स्टेट क्या होता है ध्यान देना. आर्टिकल 12, ये आर्टिकल सब याद रखिए, एग्जाम में आर्टिकल्स पूछते हैं. आर्टिकल 12 याद रखिए, 12 क्या होता है, 12 क्या होता है. आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट पता है सबको, राज्य सरकार. ये ध्यान देना. आपकी पुणे यूनिवर्सिटी भी स्टेट है, पता है. जिस ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पैसा देती है या मैनेजमेंट देती है या कंट्रोल करती है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को अपन स्टेट कहते हैं अंडर आर्टिकल 12. फॉर एग्जाम्पल बिशप है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिशप को 50 लाख रुपए दिए, तो बिशप इज अ स्टेट, क्योंकि पैसा किसने दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो याद रखना आर्टिकल 12 ये डिफाइन करता है कि आप स्टेट किसको कहोगे, राज्य किसको कहोगे. तो स्टेट उसको कहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आपको पेमेंट देती है, पैसा देती है, फंड, या मैनेजमेंट करती है आपका ऑर्गेनाइजेशन, या कंट्रोल करती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को अपन स्टेट कहते हैं. याद रखना आर्टिकल 12 के हिसाब से. समझा आर्टिकल 12 क्या होता है, स्टेट? समझा सबको? चलो बस ये इतना बड़ा उसमें दिया है. और यहाँ पे केस लगा हुई थी, याद नहीं रखने का, बट सिर्फ याद रखना, अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब. नहीं याद रखा तो भी चलेगा. उसमें आर्टिकल 12 क्या होता है डिफाइन किया था, नहीं याद रखा तो भी चलता. बट वो कौन सी केस थी वे? नहीं बे, इंडिया फेडरल या क्वासी फेडरल, ये कौन से केस में बताया था? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. ये बहुत इंपॉर्टेंट केस यार ना, एग्जाम में क्वेश्चन बैठता ही बैठता है. चलो तो अपन ने आर्टिकल 12 पढ़ा, आर्टिकल 31 पढ़ा, ठीक है. अभी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 13. अभी ये क्या है ध्यान दो सब लोग. इंडिया में लॉ कौन पास करता है? देवा कुठे आहेस तू? घे मला वरती. इंडिया तथास्तु. वा वा वा, बरखास्तु. इकडे लक्ष द्या. इंडिया में लॉ कौन पास करता है? दैट इज पार्लियामेंट, लोकसभा. आपको नहीं लगता है इंडिया में ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसे लॉ पास हो सकते हैं जो पब्लिक के अगेंस्ट हो सकते हैं? यस और नो? जैसे बीच में फार्म्स बिल पास किया था, फार्म बिल के अगेंस्ट लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया. अब मैं इसका रीजन बताऊं आर्टिकल 13 क्या है. इंडिया में अगर पार्लियामेंट ऐसा कुछ लॉ पास करती है विच इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पब्लिक, देन सच लॉ बिकम्स वॉइड. ऐसे लॉ क्या बनेंगे? वॉइड बनेंगे अंडर आर्टिकल 13. ये याद रखना बच्चों, एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो आर्टिकल 13 इज अ कंट्रोल ऑन द पार्लियामेंट. आप उतने ही लॉ बना सकते हैं जो फंडामेंटल राइट के हिसाब से होंगे. कल जाके पार्लियामेंट ने लॉ पास किया तो आपका टैक्स 1 लाख रुपए महीने का, ऐसा हो सकता है ना. तो इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स. तो ऐसे लॉ भारत में वॉइड होते हैं, याद रखना. तो जब भी पार्लियामेंट को लॉ पास करना है तो अपने फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखना पड़ेगा. ये चीज याद रखना. तो ये चीज याद रखना. आर्टिकल 13 क्या कहता है? इंडिया में ऐसे लॉ पास होते हैं विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, देन सच लॉ बिकम्स वॉइड अंडर आर्टिकल 13. क्या बोला मैंने? एनी लॉज विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? मतलब राइट टू फ्रीडम, स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बोलने का अधिकार है, राइट टू लाइफ, मेरे को जीने का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, सबको इक्वल है,
ये मेरा अधिकार को कुछ ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक हो गए, ऐसा कुछ लॉ पास कर दिया गवर्नमेंट ने, तो सच लॉ बिकम्स अ वॉइड। याद रखना, वापस बोलो मेरे, एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, सच लॉ बिकम्स void अंडर आर्टिकल 13। लिख लो, नहीं तो भाई आर्टिकल 13 के वहां, एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स बिकम्स void। भगवान किधर है तू? ध्यान दो इधर, अगर श्रावणी काय आहे बाहेर, पक्षी आहे का? आपके टाइम टेबल में क्या टाइम था लेक्चर्स का? 9:30 से 10:30 ना? चलो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक बताओ। वेदिका, तेजस्विनी, आर्टिकल 31 और वो डिलीट करने का अमेंडमेंट नंबर 44। श्रावणी, सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया था, कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? स्वामिनी, क्या था वो, मुझे भी याद नहीं आ रहा, कोई मिनट। हाँ, नहीं, आर्टिकल, हाँ हाँ, आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12 क्या है? 12 क्यों देख रहे हो सब लोग? वहां भी दिखाओ, जोर से बोल। तेजस्विनी, नीचे देख के स्ट्रेट, एक दूसरे की हेल्प करना जिंदगी में ठान ही लिया आप लोगों ने। यहां तक सुने रही हो मुझे आवाज स्ट्रेट? चुप बैठो, मेरे को आवाज नहीं रही यहाँ पे। तूने क्यों बोला भाई? आर्टिकल 12 क्या है? स्टेट। हाँ, तो आर्टिकल 13 एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स बिकम void। याद रखना। चलो, तो आर्टिकल 14 पे आते हैं। तो 12 पढ़ा, 13 पढ़ा, अभी 14। ये ध्यान ना सब लोग, 14 क्या होता है? 14 का मतलब होता है राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। इंडिया में लॉ के सामने सब इक्वल है। आपको पता है, जज के सामने वो बैठी होती है ना, बाजू में एक लेडी ऐसे पकड़ के होती है, उसके आंखों पे पट्टी होती है और ऐसा उसके हाथ में तराजू होता है। वो क्यों होता है? आंखों पे पट्टी क्यों होती है? मतलब वो चाहे पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, या कोई एमएलए हो, या कोई कॉर्पोरेट हो, या मैं हूं, या कोई भिखारी भी है, चोर भी है, ऑल आर इक्वल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। दैट इज आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बोलने का अधिकार सबको कोर्ट में। तो आर्टिकल 14 ये कहता है। बट याद रखना, देयर आर सम रीजनेबल क्लासिफिकेशन। कुछ कुछ डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देना, स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा कि बिलो 14 ईयर्स बच्चों को 500 रुपीज महीने का मिलेगा। या वो रेशन कार्ड पे क्या था ना, तांदुल उनको स्कूल में दिया जाता है, खिचड़ी। स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि बच्चों को खिचड़ी मिलेगी बिफोर 14 ईयर्स वाले। क्या मैं कोर्ट में जाऊंगा, बोलूंगा ये तो इक्वालिटी, मेरे को नहीं मिल रहा चावल खिचड़ी, मुझे भी मिलना चाहिए? आपने कहा था आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी, कहां पे राइट टू इक्वालिटी? ये तो नाइंसाफी है मेरे अगेंस्ट, मुझे भी खिचड़ी चाहिए। ध्यान देना, दैट इज अ क्लास रीजनेबल क्लासिफिकेशन। कोई रीजन है स्पेसिफिक जिसकी वजह से आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, 14 ईयर्स को मिलेगा और मुझे नहीं मिलेगा, दैट इज वैलिड। इट इज वैलिड, बट रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए? रीजनेबल। अब ये चल सकता है ना, दैट इज अलाउड डिस्क्रिमिनेशन। जैसे बसेस में वुमेन्स के लिए सीटिंग अरेंजमेंट है, हमारे लिए नहीं है, दैट इज अलाउड, दैट इज रीजनेबल, क्योंकि औरत को बहुत
दर्द सहने पड़ता है तो उनको अलाउड किया जाता है, दैट इज रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो इंडिया में याद रखना, राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वली सबको ट्रीट किया जाएगा, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, देयर आर सम रीजनेबल क्लासिफिकेशन जहां पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल बैकवर्ड कैटेगरी से जो लोग आते हैं, मेरे जैसे गरीब खानदान से आते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, फ्री में एजुकेशन मिलता है, दैट इज रीजनेबल क्लासिफिकेशन, क्योंकि वी आर नॉट फ्रॉम द वेरी रिच फैमिली, सो गवर्नमेंट इज गिविंग सम सेंट्रल स्कॉलरशिप, सो दैट इज रीजनेबल। जैसे ओबीसी होता है, एससी एसटी होता है, उनको अलग से स्कॉलरशिप मिलती है, आपको नहीं मिलती, ये तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो ना, आर्टिकल 14 का वायलेशन है, कहां पे राइट टू इक्वालिटी है? बट इट इज अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, क्योंकि दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम द बैकवर्ड कैटेगरी एंड यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द वेरी रिच फैमिली, so that is the difference, that is the reason government is allowed reasonable classification. मैं इसके अगेंस्ट आवाज उठाने वाला हूँ, मेरा एक बार सब होने के बाद एजुकेशन। चलो अब ध्यान दो इधर, आर्टिकल 14 इसको भी मिलता है, किसको? कंपनी को, सिर्फ इंसान को नहीं मिलता, कंपनी को भी मिलता है। इसका मतलब सही ध्यान देना, दो टाइप की कंपनी होती है, एक इंडियन एक फॉरेनर, तो आप ये भेदभाव नहीं करने का, वो इंडियन ये फॉरेनर है, दोनों को इक्वल ट्रीट करने का। तो ये राइट टू इक्वालिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू ओनली इंडिविजुअल्स बट एज वेल कंपनी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या आर्टिकल 14 इज एप्लीकेबल टू कंपनी? यस, क्योंकि कंपनी में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, फॉरेनर इंडियन कंपनी, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। समझा क्या? नहीं समझा? ठीक है, तो बाकी का अपन कल पढ़ते, ज्यादा लोड नहीं देता मैं आज आपको। तो जाते जाते एक बार रिवाइज करते बच्चों, आर्टिकल 14, आर्टिकल 12 क्या है? स्टेट। आर्टिकल 13 लॉ इनकंसिस्टेंट विथ वाइड फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14, आर्टिकल 31 प्रॉपर्टी।